सर जनरल फार्मूला के आगे कोई पॉइंट खत्म आता हो चुका है जी। क्या लिखा था बताइए? A ketone group is always occur in the middle of the carbon atom. जिसमें तीन मॉलिक्यूल तीन Which contain 3 carbon atom in its molecule group. ठीक है, तो एग्जांपल्स ऑफ कीटोन्स नोट कीजिएगा। एग्जांपल्स ऑफ कीटोन्स में नोट कीजिए। पहला एग्जांपल हम लिखेंगे CH3CO CH3। CH3CO CH3 CH3CO CH3 जो है, जब इस कीटोन की हम बात करेंगे तो ये कैसे, क्या है, इसको किस तरह से लिखा जाता है देखिएगा। हमने ये देखा था कि जो कीटोन होता है, कीटोन का जनरल फार्मूला ये होता है RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश। ये कीटोन का जनरल फार्मूला है। यहाँ पर क्या है कि बीच में इधर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, इस तरफ R यानी कि एक एल्काइल ग्रुप, और इस तरफ R डैश मतलब दूसरा एल्काइल ग्रुप। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों एल्काइल ग्रुप सेम होते हैं। जैसे हम अगर इसकी बात करें CH3CO CH3, तो इसके इस तरफ भी CH3 है और इस तरफ भी CH3 है। CH3 कैसे बना? जब एल्केन में से हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करना मतलब एल्काइल। इसी तरीके से कोई भी अगर मान लीजिए मीथेन है, जैसे यहाँ पर मीथेन था CH4, मीथेन में से मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो क्या बोलते हैं? मिथाइल। ईथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए तो इथाइल। प्रोपेन में से एक हटा दो तो प्रोपाइल। ठीक, वही काम यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि जब मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूंगा, इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो बीच में है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। इधर सिंगल बॉन्ड लगाइए, यहाँ पर C लगाइए, इधर सिंगल बॉन्ड लगाओ, यहाँ पर C लगाओ। तो ये जो C है इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3 हाइड्रोजन। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, ये बन गया CH3। इधर बीच में है C डबल बॉन्ड O, इधर कार्बन है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, CH3। तो CH3CO CH3। अब अगर इसको मैं पूरा ओवरऑल अगर मैं देखूं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कार्बन एटम्स कितने हैं? 3 कार्बन एटम्स। और ये कीटोन है तो 3 कार्बन एटम का मतलब क्या हो गया? प्रोप। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन। ठीक है, मतलब जैसे प्रोपेन होता है, प्रोपेन होता है तो प्रोपेन में से लास्ट में से आप क्या करिए? ANE हटा दो और ONE लगा दो। ठीक, ऐसे करिएगा। इट्स नेम इज प्रोपेनॉन। PROPANE होता है, तो आपने क्या करा? लास्ट में से E हटाया, सिर्फ E हटाया तो, और E हटाकर आपने 1 लगा दिया, ONE 1 लगा दिया, तो वो प्रोपेनॉन हो गया। प्रोपेनॉन। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है? अर्णव, ऐश्वर्या, अक्षरा, दिशा, दिव्यांशी, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये इसका नाम हो गया प्रोपेनॉन। इसके बाद देखते हैं अगला लिखेंगे CH3CO CH2 CH3। सेकंड लिखिएगा CH3CO CH2 CH3CO CH3। नमस्ते। एक ही आर आ सकता है ना, लेकिन जब 2 आर कहाँ से आ रहा है? सर इसमें मीथेन और इथेन नहीं इस तरफ है मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो मिथाइल है। और इस तरफ अगर मैं देखूँ ना, जैसे CH2 CH3 लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए मैं इसको कंबाइन करके देखता हूँ तो ये C2 कार्बन के 2 एटम्स हैं और H2 और 5, H2 और 3 H5, C2H5 कैसे बना होगा? ईथेन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिए तो क्या बना है? इथाइल बन गया है। ठीक है, मैं इसको क्या बोलूँगा? ऐसे लिखिएगा। प्रोपेन इथाइल। हाँ, 2 प्रोपेन इथाइल जैसा सा बनेगा। तो सर हम इसको तब एक्सपैंड कुछ करके पता देख नहीं रहे है हैं, ऐसा।
ये कुछ आइसोमर टाइप का है ना? आइसोमर तो सिलेबस में ही नहीं है नहीं है? नहीं। मैंने भी पढ़ लिया। स्कूल में करा दिया होगा शायद अरे टीचर। नया, मेरा दिमाग जहाँ चल रहा था कल। वो पढ़ने वाले बच्चों के साथ ऐसा होता है, वो पढ़ते चले जाते हैं ना, और कोई बीच में रोक भी देता है तो कह देते हैं कि एकदम शांति चाहिए मुझे पढ़ने में। मेरा दिमाग केवल और केवल पढ़ाई की तरफ होना चाहिए, मुझे मेरे लक्ष्य से भ्रमित मत कीजिए, है ना? ऐसा ही हुआ था कुछ। अरे नहीं सर, मैं 1 घंटे पढ़ता बात हूँ। भी नहीं करता फिर ये किसी से, जब ये पढ़ता है ना तो बस कि मैं ये अर्जुन बात का- सच है, जब पढ़ता हूँ किसी से बात नहीं बस करता। अर्जुन का फॉलोअर हूँ मैं, बस मुझे अरे सिर्फ ऐसा और सिर्फ किसका टारगेट follower? दिखाई देता है। सही है, टारगेट दिखाई देता है। वेरी गुड, दैट द स्पिरिट। ठीक है ना, धीरे धीरे सीख रहे हो तुम भी प्रणव से। सही है, सी डबल बॉन्ड हो इधर हो गया। अब देखिए इसके इधर क्या है, CH3, मतलब सिंगल बॉन्ड सी लगाइए और कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 H H और H। ठीक है, उसके बाद अब मैं इस तरफ की बात करूँ तो इधर एक C, एक H इधर और एक H इधर, CH2 C, एक H इधर, एक H इधर और एक H इधर। तो अगर आप देखेंगे तो इस तरफ क्या बन गया, CH3, ये है C डबल बॉन्ड हो, और इधर क्या है CH2 CH3, CH3 CO CH3। इट्स नेम इज, बताइए, ब्यूटेनॉन। इसमें 4 कार्बन हैं तो इट्स नेम इज ब्यूटेनॉन। कार्बन के ऊपर डिपेंड करता है तो सारा कुछ। हाँ जी, ब्यूटेनॉन। सर मुझे दुख हो रहा है अब, कोई मैंने बात अपने एक दिन बर्बाद कर दिया। नहीं। इसकी जगह में नीचे जाकर मोमोज खा सकता था। इसका स्ट्रक्चर देखिएगा भाई, बीच में तो यहाँ पर CO है, CO का मतलब क्या है, C डबल बॉन्ड है, और यहाँ लगाइएगा C डबल बॉन्ड है, और इस तरफ C, एक H इधर, एक H इधर और एक H इधर, CH3 CO, 2 बार CH2 है तो C CH2 से CH2, CH3 CO CH2 CH2 CH3। अच्छा, अब जैसे ये लिखा हुआ है ना, तो इसको जरूरी नहीं है कि आप इतना लंबा करके ऐसे लिखें, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CO C3H7 C3H7। सर आप ये बैकअप हटवा दो, क्या कह रहे हो, ये बैकअप हटवा दो। इससे क्या होता है? अब सोसाइटी में लाइट देने में कुछ फायदा नहीं है। क्या? प्रणव क्यों बंद? प्रणव को जो रहा ही बंद हो गया। नहीं, बंद नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ, उस पर कुछ अजीब सा आ रहा था स्क्रीन पर, अब नहीं आ रहा है, अब नहीं आ रहा, ठीक है, आप सेटअप करते हैं प्रोग्राम में खोला था, है ना? पेंट 1 2 3 4 5 पेंटेनॉन। चलिए जी, अगला टॉपिक नोट करें, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये वो है ना COOH वाला, जी, ओइक। यस। बस मेरा सिलेबस खत्म है इस हफ्ते में सारा था इसका। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को ऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं, और इसमें जो सफिक्स होता है, जैसे वहाँ पर सफिक्स था ओन कीटोन्स में, तो यहाँ पर सफिक्स होगा OIC। ओइक एसिड, ओइक एसिड। सर अगर एसिड नहीं लिखो नंबर तो नहीं कटेंगे?
कटेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड में आप नोट करें द कार्बन कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग the carbon compounds or organic compounds containing carboxylic acid group the carbon compounds or organic compounds containing carboxylic containing carboxylic acid group dash COOH dash मतलब single bond COOH group ब्रैकेट में लिखना है COOH group are called carboxylic acids. Are called carboxylic acids. They are commonly known as organic acids. याद रखना, कभी अगर एग्जाम में मान लीजिए वो ऑर्गेनिक एसिड की बात करने लगे तो समझ जाना कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो रही है। कभी कहो कि ये वाली होमोलोगा सीरीज तो हमने पढ़ी ही नहीं थी। कार्बोक्सिलिक एसिड को ही ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। कभी वहाँ पर ये मन में आ जाए कि ऑर्गेनिक एसिड तो हमारे सिलेबस में नहीं था और खड़े हो जाओ पेपर में सबसे पहले। ये नहीं दे आर ऑल्सो कॉल्ड। सर कुछ रटने का तरीका है ऑर्गेनिक एसिड्स। तरीका तो है, थोड़ा लंबा है, बताऊंगा। बताओ। बताऊंगा। एग्जाम्पल्स नोट कीजिए इसके। एग्जाम्पल्स नोट करिए। तो पहला एग्जाम्पल है इसमें HCOOH। क्या होता है कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि यहाँ पहले इसका स्ट्रक्चर है सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। जैसे COOH है तो COOH है ना, COOH। तो लिखने के लिए हम अगर नाम लिखना है, तीन होनी दो, तो लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे COOH। COOH ऐसे लिख देंगे। लेकिन जब स्ट्रक्चर की बात होगी तो C डबल बॉन्ड O और फिर C के साथ ही सिंगल बॉन्ड OH। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा जैसे यहाँ पर है HCOOH। तो इसमें आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि अगर मान लीजिए हम कुछ ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एक C तो पहले से ही है और हमें सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि अगर कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, कैसा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, उसमें अगर एक C है तो हम मीथ तो लगा ही देंगे, मतलब एक उसमें प्रीफिक्स आ जाएगा मीथ। ठीक है, अगर दो कार्बन कंपाउंड्स हैं तो ईथ आ जाएगा, तीन है तो प्रॉप आ जाएगा। ठीक, अब इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आप ये देखें कि इसमें एक तो है ही, तो आपको क्या करना था, इस कार्बन की जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर से ही ये क्लियर है कि इस कार्बन की 1 2 3 1 2 3 तीन वैलेंसी सेटिस्फाइड है। इधर एक वैलेंसी बची हुई है, इधर मैं जो लगाऊंगा, जो भी मैं कार्बन या हाइड्रोजन लगाऊंगा उसी से इसका नाम डिसाइड हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा देता हूँ C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। मैंने एक हाइड्रोजन लगा दिया तो ये हो जाएगा HCOOH। इसको क्या बोलेंगे,
नॉइक एसिड। अच्छा। भाई ई हटा देना है, जैसे हमने कीटोन में क्या करा था, ई हटा दिया था और ओन लगा दिया था, तो वो क्या बन गया था, पेंटेनॉन, ब्यूटेनॉन। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर मीथेन है तो मैंने ई हटा दिया और ऑइक एसिड लगा दिया, मीथेनॉइक एसिड। ठीक है, इट्स कॉमन बी स्टिंग वाला है ना, क्या दोबारा बी बोलो? स्टिंग वाला, जो बी स्टिंग में हाँ होता है। वही, इट्स कॉमन नेम इज क्या बोलते हैं बताओ, हाँ, बोलो क्या बोलते हैं इसको? इसका नाम, अच्छा, फॉर्मिक एसिड। फाउंड इन भटूरा नहीं, क्या? कुछ कुछ ऐसे आता है ना, उसमें डलता है, क्या डलता नहीं है? किस चीज में, क्या क्या बोला क्या तुमने? भटूरा। एक चिप्स खा रहा है, दूसरा छोले भटूरे के बारे में सोच रहा है। मान- हैंड स्टिंग, हैंड स्टिंग, ये तो चींटी काट लेती है तो जलन होती है ना, तो फॉर्मिक एसिड की वजह से। ये यहाँ क्या होता है ना, मतलब हमारी साइड के नॉर्थ इंडियन जो है ये बड़े अलग ही खोपड़ी के बदमाश टाइप के होते हैं। एक मैं जब जिस ऑफिस में काम करता था तो वहाँ पर एक मेरे साथ में ही था, साथ में क्या उम्र में तो मेरे से बहुत कम था, लेकिन काफ़ी चीज़ें उसी ने सिखाई थी मेरे को जब मैंने नया नया ज्वाइन किया था। तो वो उत्तराखंड का था, बड़ा बदमाश था, उसके दिमाग में खुराफात आती रहती थी उल्टी सीधी। ऑफिस में सब सीरियस होकर काम करते थे लेकिन उसके दिमाग में खुराफात आती थी। और इत्तेफाक से उसके बाजू में जो बैठता था वो बेचारा बड़ा शरीफ था, आप थे क्या? साउथ इंडियन था, नहीं केरला वाला था, साउथ इंडियन। उसका नाम था लाजी एलेक्स, ये उसका नाम था, LAGI लाजी और एलेक्स। बना दिया जाएगा मजाक। क्रिश्चियन था, नहीं कुछ नहीं। तो जैसे ऑफिस में जब कोई दीपावली या होली वगैरह आने वाली होती है तो क्या होता है कि हाफ डे ऑफ हो जाता है और जो सेकंड हाफ होता है उसमें ये होता है कि 2 घंटे आप लोग रुकेंगे और जो एडमिन डिपार्टमेंट है वो एक छोटा सा फंक्शन कर देता था, तो उसमें खाने वाने का सब सामान होता था, थोड़ा डांस वांस कर लेते थे लोग, ये होता था। तो होली का मौका था 2 दिन या 3 दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि भाई आज ग्रुप पर सबके मेल आ गई, पुरानी बात है 10 साल पहले की बात है। तो उसने बोला कि लाजी, उसको सब एलेक्स बोलते थे वो, लेकिन वो उसका नाम नहीं सरनेम था, एलेक्स उसका सरनेम था केरला वाले का, और जो दूसरा बंदा था वो सतीश नाम था उसका, जो उत्तराखंड का था। तो वो क्या बोलता है उसको, तू इधर क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है, ऐसे उसी की तरह से बोलता था, इधर क्या कर रहा है तू, मैं क्या कर रहा है, मैं अभी पार्टी में जाएगा, खत्म होने वाला है, ऑफिस खत्म होने वाला है, मेरे को पार्टी में जाने का है। वो कहता है अच्छा पार्टी में जाने का, तो तूने कुछ मेल कुछ रिप्लाई नहीं करा, तो तेरे को चेयरमैन सर, तो तू मिला नहीं, चेयरमैन सर से नहीं मिल के आया, चेयरमैन जो कंपनी का ओनर है ना, वो आज सिर्फ पार्टी के लिए ही आया। तो उसने कहा कि क्या, अरे भाई यूनिटी इन डाइवर्सिटी है ना, ये हमारे कंट्री की पहचान है, तो आज की थीम यही है पार्टी की। और तुम जाके क्या है ना कि मतलब अब यार मान ली मैं साउथ में चला जाऊँ, मेरे को डोसा इडली नहीं पसंद आता है, तो क्या है कि जो तेरे को पसंद आए वो तू बोल वहाँ पर जाकर, तेरे को तेरी पसंद की चीज़ मिलेगी आज पार्टी में, पक्का? तो कहता है हाँ पक्का। कहता चाहे वो नॉर्थ इंडियन हो चाहे साउथ इंडियन हो। मैंने बहुत टाइम से छोला भटूरा नहीं खाया, वहाँ चला गया वहाँ पर। अब वो चेयरमैन कभी कभी आते हैं ऑफिस में, तो उनको सब अपनी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स बताने या कुछ भी डिस्कस करने के बाद ये भी आ गया, ये भी कुछ आ गया, ये पहुँच गया वहाँ पर खड़ा हो गया, है ना। इसने कहा कि अरे मैं भी तो चल रहा हूँ तेरे साथ। उसको जैसे वो ऑफिस के अंदर गया चुपचाप, सतीश तो पीछे से वापस निकल गया, वो बेचारा वहाँ फंस गया। सतीश मेरे को नजर नहीं आया, तो उसने कहा सतीश हाँ वो भी आया था ना सर से कि किस लिए, वो होली का पार्टी है ना। तो वो बाजू वाला जो दूसरा था उसने सोचा अच्छा ये इनको हैप्पी होली विश करने आया है, उसने भी उसको नहीं समझाया, उसको पता ही नहीं था ये क्या करने आया है यहाँ पर। वहाँ पर जाकर बोलता है हाँ जेंटलमैन व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, ओ 3 plates ऑफ छोला भटूरा। कहते 3 plates ऑफ छोला भटूरा, मेरे को क्या करना है उसमें? तो कहते सर वो बोला उसने मेरे को कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी और सबका ध्यान रखा जा रहा है। कहते मेरे को पसंद नहीं आती है ये कढ़ाई पनीर, ये शाही कोफ्ता मेरे को नहीं आता पसंद।
हाँ, नॉर्थ इंडियन में मेरे को एक डिश पसंद है, छोला भटूरा। आई विल ओनली छोला भटूरा। छोला भटूरा। वो कहते हैं इस पागल को कोई लेके जाओ यहाँ से, कौन है? और ये मेरे को अब बात ये आती है, मेरे को ये कैसे पता है ना, मैं अंदर थोड़ी था। अब कहाँ तो थे? जब वापस आया, मतलब जब वापस आया तो फिर होली की पार्टी हुई, फिर किसी को मतलब उनको बॉस को भी समझ में आ गया कुछ गड़बड़ हुई है, तो उन्होंने सबको ये इंसिडेंट सुनाया, एलेक्स इधर आ जाए भाई, इसको आज छोले भटूरे स्पेशली मेरी तरफ से खिलाना। तो पार्टी मेन्यू में छोला भटूरा नहीं था, आप कहीं किसी शादी किसने खिलाया? किसी पार्टी में, अरे खुद उन्होंने, बॉस ने, अरे ये मेरे साथ आज छोला भटूरा खाएगा। और उसको भी बुला लिया जो दूसरा था, सतीश वाला, सतीश जो था, क्या ये तेरे दिमाग में उल्टी बात नहीं आती है? कहते सर वो कुछ नहीं, काम करते करते बोर हो गए थे तो हमने सोचा चलो तुम ज्यादा चेयरमैन नौकरी से निकालेगा। वो मतलब बढ़िया बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया। सही इट्स है कॉमन भाई। नेम इज फॉर्मिक एसिड। सर नाम सही है, छोला भटूरा। छोला भटूरा। छोला भी नहीं, वो छा नहीं बोल पाते सब, चा चा छोला भटूरा। इट्स अ छोला भटूरा। चलिए, सर अकेला बंदा 3 रोटी कैसे खा लेगा? थ को भी मैंने कुछ ऐसा बोला, थ को भी त बोलते हैं, त भटूरा। उनके त language है, है। थ को त बोलते हैं। फाउंड इन एंड भूख लग गई। इसके बाद देखिएगा, हाँ तुम भी आगे लग रही है हमसे भूख, तभी दिमाग में आया छोले भटूरे। छोले भटूरे पर भी आ रहा हूँ, आ रहा हूँ अभी, आ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि इसने पढ़ा नहीं है, पढ़ा है इसने, बिल्कुल पागल नहीं कर सकते इसको, थोड़ा बहुत तो है। CH3COOH। अब आप ये देखिएगा कि इसमें स्ट्रक्चर में COOH तो है ही, मैं इसका स्ट्रक्चर क्या बना दूँ? CH3 ऐड हो जाएगा। हाँ, CH3 ऐड हो जाएगा। CH3 ऐड हो जाएगा, जैसे H लगाया था ना हाँ, COOH में, ऐसे अब आप CH3 लगा दीजिए। अब इसका कॉमन नेम बता दो, बता दो इसका, तो सभी को बताओ। ना ना, Yeast। केमिकल नेम हो गया। ईस्ट। कॉमन नेम बताओ, ये फॉर्मिक एसिड है, जैसे कॉमन नेम है, मतलब कॉमनली इस नाम से इसको जाना जाता है। छोले भटूरे से याद आना चाहिए ये Yeast। सर बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर कुछ ऐसा ही। अरे किधर Lactic acid। एसिड है, Lactic acid। क्या लैक्टिक एसिड। कुछ भी ना, लैक्टिक नहीं, बोल तो सही रहा है, इसको बोलना नहीं आ रहा, प्रोनाउंसिएशन की गड़बड़ है, बोल तो सही रहा है। लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड ही, उसको एसिटिक बोलते हैं। अच्छा, एसिड। लैक्टिक एसिड लैक्टिक एसिड। ये उसकी स्पेलिंग तो एक्टिक होती है ना, इसलिए। ये इधर है सी। तो छोला भटूरा को ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए उसमें एसिटिक एसिड, जिससे क्या बनती है, विनेगर, ठीक है, अच्छा। मोमोज, चिली पटाटो, फ्राइड राइस, सर लंच भी किया है मैंने। इन सब में ये चीज़ें डाली जाती मैंने हैं। ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है अभी। कुछ कहो मत। चलिए जी, नाम इसको देखिएगा, भाई टेक्निकल ये जैसे मीथेनोइक एसिड है, तो ये क्या है, आप देखिए कार्बन कितने हैं यहाँ पर, 2 हैं, और COOH है, तो इसको क्या बोलेंगे, इथोनिक नहीं, इथेनोइक। यार हमारी केमिस्ट्री भी समझ इंग्लिश नहीं आती, मतलब एक्टिव एक्टिव बोलती रहती है, तभी मैं एक्टिव बोल रहा हूँ। उनको समझा देना, एसिटिक होता है, एसिटिक, ठीक है, इथेनोइक एसिड। वो बिहारी है ना, इसलिए तभी एक ऐसे काम बोल रही करना है। भाई, ज़्यादा मुझसे खा लेना, कभी डांट पड़ने लगेगा, ठीक है। इट्स कॉमन नेम इज, मैं तो प्रिंसिपल के सामने बोलूँगा मेरी इंग्लिश नहीं आती। एसिटिक एसिड। बिहारियों की इंग्लिश सबसे अच्छी होती है, नहीं सर। या तुम्हें फिर उल्टे सीधे बिहारियों से ही पढ़ा पड़ा है। PCS में ही से निकलते हैं। इट्स कॉमन नेम इज एसिटिक एसिड, ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड। कुछ उनकी लैंग्वेज भोजपुरी टाइप होती है, अजीब सी। मैं कहता हूँ तुम अजीब बिहारियों से मिले हो, ढंग के बिहारी से मिली। मैं बिहारियों से मिलना कभी पसंद करता हूँ। चलो ठीक है। इट्स कॉमन नेम इज एसिटिक एसिड। अब इसमें देखिएगा कि यहाँ पर एसिटिक एसिड, हाँ, इट इज यूज्ड इन मेकिंग विनेगर। ठीक है, तो अब याद रखिएगा, जैसे कि क्वेश्चन ना बनता था, आपको याद होगा, जब कभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती थी तो उसमें ना वो डायरेक्टली ये नहीं बोलते कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है, वो क्या बोलेंगे कि अ गैस इज रिलीज्ड व्हिच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है अ गैस इज रिलीज्ड
which burns with a pop sound। ठीक, तो इसी तरीके से वो अगर कोई क्वेश्चन में CH3COOH को मेंशन करेंगे, सर हमें फिर ये स्ट्रक्चर बना के दिखाना हाँ पड़ेगा। नहीं, वो अगर वो पूछेंगे तब, अच्छा। ठीक है। तो सर, अगर मान जैसे- लीजिए कहीं पर CH3COOH है तो वो डायरेक्टली CH3COOH ना बोलकर वो ये बोलेंगे कि an acid is used which is used in making this सर जैसे ऐसे Chinese क्वेश्चन fast आते food। हैं, सही में ये आता है, क्वेश्चन में आता है। सर यहाँ प्रूफ करो कि होमोलॉगस सीरीज में है, तो सर वो कैसे करते हैं? वो मतलब ऐसे कैसे बता दो कि सीरीज याद है बता रहा हूँ। इलस्ट्रेटर तो करते हैं जैसे ये है कि मान लीजिए यहाँ पर CH3COOH है, हाँ तो CH3COOH का नाम देखिए क्या है, इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड का मतलब क्या है कि दो कार्बन एटम, ईथ का मतलब है दो कार्बन एटम, दो कार्बन एटम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर ऊपर था मीथेनोइक एसिड। मीथेनोइक एसिड का मतलब क्या है, एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर वो पूछते हैं कि आप इसको आप प्रूव करके बताइए, ये होमोलॉगस सीरीज है, अगर मान लीजिए कोई दो ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखे हैं और आपसे ये कहा जाए कि बताइए कि ये दोनों के दोनों सेम होमोलॉगस सीरीज से हैं, तो कैसे बताएंगे? मान लो HCOH है, तो आपको क्या करना है, HCOH एंड इसका सॉल्यूशन है ये, एंड CH3COOH। मान लीजिए ये दो कंपाउंड्स हमको दे रखे हैं और वो कहेंगे आप प्रूव करके बताइए कि ये सेम होमोलॉगस सीरीज को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि ये जो ये COOH वाला कोई कंपाउंड होता है, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, ये हम जानते ही नहीं हैं, ठीक। तो इन्होंने अगर जानते तो हैं हम ये कहेंगे, हाँ अगर पता ये नहीं सकते ये हाँ, कार्बन कुछ भी नहीं पता। सर कि CH2 से डिफर करते हो। बोथ ऑफ देम differ by CH2 in their molecular formulae. In their molecular formulae. समझ गए भाई? यहाँ पर कार्बन देखिए कितना है, एक, और यहाँ पर कार्बन कितना है, दो। तो 2 कार्बन इधर है, 1 कार्बन इधर है, तो 2 - 1 कितना हो गया, 1। तो एक तो कार्बन, इधर हाइड्रोजन कितना है, 1 और 1 2, और इधर 3 और 1 4। तो 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना बचेगा, 2। तो CH2 ग्रुप में ही डिफर कर रहा है। एक और भी तरीका है कि आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना होगा, 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, फिर दूसरे वाले का भी 16, इसका 1, सबको ऐड कर दो। ऐसे यहाँ पर सबका मॉलिक्यूलर मास पूरा टोटल निकालो, तो जब दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो वो 14 U आना चाहिए, 14 U आना चाहिए। बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है। सर सैनिटाइजर में इथेनॉल डलता है, मेथनॉल डलता है? किसमें? सैनिटाइजर सैनिटाइजर में इथेनॉल होता है। वो मर जाता है ना, उससे वही वाला डलता है ना, जो क्या हो जाता है? जिससे बंदा मरता है वही वाला डलता वो है। मीथेनॉल है। अब मिथनॉल डलता है ना, यही तो हो जाता ना, मैं नहीं, मीथेनॉल से मर जाते हैं इंसान। वो ही डलता है, क्योंकि मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि वहाँ पे लोग पीने लग गए थे इथेनॉल फैक्ट्री में, उन्होंने मिथनॉल डालना शुरू कर दिया। निपट गए, हाँ? निपट गए पीने के बाद। फिर उसके बाद किसी ने नहीं पिया, खत्म चैप्टर। चैप्टर खत्म है जी आपका। आइसोमर आइसोमर वगैरह सिलेबस में है नहीं। खत्म। हम्म।
और कितना पढ़ना था इस चैप्टर? चलो अब खत्म करो पढ़ाई। मैग्नेटिक इफेक्ट करा दूं स्टार्ट? नहीं घड़ी चल रही है सर, आज बहुत है। आज घड़ी चलते हैं। तुम्हारे कुछ डाउट्स तो बता दूं? हाँ। 10 मिनट बचे हैं अभी। बताओ क्या था? सर एक तो वो था कि फिजन और फ्रेगमेंटेशन ये तो बायो है। और रीजनरेशन, इन तीनों में क्या हुआ है, ठीक है। और सर दूसरा था एक बार आप मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दोनों राइट हैंड थंब रूल और वो सब एक बार थोड़ा रिवीजन टाइप एक्सप्लेन कर दो। राइट हैंड थंब रूल पूछना है? और सर लेफ्ट हैंड थंब रूल। हमें तो कुछ भी नहीं पता। नहीं लेफ्ट हैंड मैग्नेटिज्म मैं वाला बता चैप्टर। देता हूँ, वो कुछ और पूछ रहे हैं। देखिए ऐसा होता है कि जैसे हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की बात करते हैं, तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बाद देखिए मैं अगला जो चैप्टर मेरे को स्टार्ट कराना है वो यही कराना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। पहले तो बायो कर लेते हैं। शुरुआत से ही करेंगे। हाँ, पहले बायो कर लेते हैं एक चैप्टर। बायो का हेरिडिटी हेरिडिटी कर हेरिडिटी कर लेते हैं। जैसा आप कहेंगे। तो देखिए इसमें क्या है कि जब भी कभी हमने ना इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में सबसे पहले क्या पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ेंगे कि एक मैग्नेट होती है, कोई मतलब एक ऐसा मटेरियल होता है जो अपनी तरफ 4 टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं, एक आयरन, स्टील, कोबाल्ट और निकल, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। तो कोई तो प्रॉपर्टी होती होगी ऐसी जिसकी वजह से एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ऐसा तो है नहीं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सारा उसी में आकर इकट्ठा हो गया है ना। तो इस प्रॉपर्टी को हम मैग्नेटिज्म बोलते हैं। वो किसी और चीज़ को अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो प्लास्टिक को, वुड को, इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। आयरन, स्टील, कोबाल्ट और निकल को अट्रैक्ट करेगा। और जो मैग्नेट होती है, मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, जो मैग्नेट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, एक तरफ नॉर्थ पोल कहलाता है, एक तरफ साउथ पोल। तो इसमें इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप ये है इलेक्ट्रिसिटी में और मैग्नेटिज्म में कि नॉर्थ अगर से स्टार्ट होते हैं, साउथ में खत्म होते हैं, बाहर से, और अंदर से उल्टा होता है। क्या होता है, अंदर से उल्टा अंदर उल्टा होता है। तो क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई भी वायर है और किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो हमें फिर वहाँ पर जो है उसके आसपास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप नहीं होता, उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होता है। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम ही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। मतलब करंट से भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करा जा सकता है, घर में बना सकते हैं मैग्नेट। कैसे कि सॉफ्ट आयरन आप लेंगे, अगर आपको नॉर्मल कोई हार्ड आयरन मिलेगी तो भी चलेगा। आयरन का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, रॉड ले ली, रॉड के ऊपर एक तो हो गया छिला हुआ तार वायर, और एक होगा प्रॉपर इंसुलेटेड वायर। जैसे मान लीजिए ये वायर है, तो ये वायर क्या है, इसके ऊपर ब्लैक कलर की प्लास्टिक की शीट चढ़ी हुई है, तो ये प्रॉपर क्या हो गया, ये इंसुलेटेड वायर है। सर वायर को लो, हाँ कॉपर वो मर्जी है आपकी, जो वायर लेना हो लो। कॉपर का क्या होता है, कॉपर का रेसिस्टेंस कम होता है, तो वो इलेक्ट्रिक करंट अच्छा फ्लो होता है कॉपर में। आपने ये एक लोहे का टुकड़ा ले लिया और उसके ऊपर वायर को आपने ऐसे 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 लपेटना शुरू कर दिया। लपेट कर आपने इसको और थोड़ा नज़दीक कर दिया, फिर और ऐसे ऐसे लपेटते चले गए, ठीक है। लपेटने के बाद करंट ऑन कर दिया। करंट ऑन कर दिया। करंट ऑन करेंगे तो इसके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, छोटी सुई और आपका आयरन की नेल, सबको खींच चाबी सर वो धमाल फिल्म में डिटेक्टिव रॉय वाला वो बेल्ट घुमाई और बंदा चाबी खुद नहीं चिपक जाएगा ना, चाबी ये बच बताओ गया। पहले। है ना, नहीं खुद नहीं चिपकेगा, क्योंकि आप ले रहे हैं, मैं पहले ही बताऊं, इंसुलेटेड कॉपर वायर या इंसुलेटेड एल्यूमिनियम वायर, कोई भी सर और जो दूसरा वाला होता है, जो सेकंड वाला होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है वो भी ना, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक सर्किट सर्किट तो होगा में ही ना भाई। हम करंट अगर फ्लो करा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक सर्किट तो होगा ही होगा। नहीं सर, तो उसमें करंट पहले से फ्लो कर रहा होता है कि नहीं कर रहा, जो सेकंड वाला होता है। सेकंड वाला कौन सा? सर एक तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट वाला है, हाँ। एक वाला भी तो है जिसमें पास में मैग्नेट आते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अरे वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, वो तो अलग कहानी है, वो अलग कहानी है। उसमें तो करंट आपको देना ही नहीं होता। अच्छा, मैग्नेट लेकर आ जाओगे तो किसी भी सर्किट में करंट पैदा हो जाएगा। अच्छा, करंट से मैग्नेटिज्म हो जाता है, मैग्नेटिज्म से करंट प्रोड्यूस हो जाता है। कंफ्यूज हो रहा है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एक चीज जो आप पूछ रहे हो कि ये वायर है, इस वायर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपको इसको ऐसे पकड़ देना, इस तरह से अपना थंब ऐसे करके, थम्स अप की तरह हाँ। ऐसे आपने पकड़ लिया, तो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, उसी डायरेक्शन में थंब को ऐसे रखना है। आएगा। तो जिस डायरेक्शन में आपकी उंगलियां स्विर्ल कर रही है ना, घूम रही हैं, वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड एक करंट के एक वायर को ऐसे गोल 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 उसके चारों तरफ घूमता है। ये हुआ आपका राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। फिर आता फ्लेमिंग दूसरा साइंटिस्ट था, उसने बनाया लेफ्ट हैंड रूल, सिर्फ लेफ्ट हैंड हाँ, ये रूल, मैंने नहीं पढ़ा उसमें। है। तो उसमें क्या करते हैं कि उसमें ना ये जो सेंट्रल फिंगर है जिस इसको तरह ऐसे के जा रहा stretch होगा। करना है, गलत बना रहे हो। ये सेंट्रल फिंगर को नीचे की तरफ करना है, इंडेक्स फिंगर को सामने की तरफ करना है, फिर गलत कर रहे हो। अरे लेफ्ट हैंड ही तो है। अरे उंगली उल्टी है।
भाई इंडेक्स हाँ। फिंगर को सामने करो और इसको बस अब ठीक है। अच्छा इंडेक्स फिंगर होती है। हाँ। तो ये इंडेक्स फिंगर है, ये सेंट्रल फिंगर है और ये थंब है। तो इसको हम किस तरीके से याद करते हैं? हम ऐसे सोच लेते हैं कि थंब से सब कुछ शुरू हो रहा है। एफ अगर एज वाइज देखा जाए नॉर्मली ऐसे ही होता है। फादर बड़े, सबसे बड़े, मदर उनसे छोटी और चिल्ड्रन सबसे छोटी। फादर, मदर, चिल्ड्रन। एफ फॉर फादर, एफ फॉर फोर्स, एफ फॉर फादर, एफ फॉर फोर्स। फिर बाद में मदर आई, एम फॉर मदर, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड। फिर बाद में चिल्ड्रन आए, सी फॉर चिल्ड्रन, सी फॉर करंट। ठीक है, तो सबसे बड़ी फादर, उंगली यही है। मदर, चिल्ड्रन, तो ये फोर्स की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये करंट की डायरेक्शन है। एफ एम सी, फादर मदर चिल्ड्रन, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। अब इसी तरीके से एक आता है राइट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। राइट हैंड को भी ऐसे ही स्ट्रेच करना है, कुछ भी अंतर नहीं है। यहाँ पर भी फोर्स है, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड है, बस ये जो करंट है, ये करंट यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट होता है। इंड्यूस्ड करंट वो है जो मैग्नेटिज्म की वजह से प्रोड्यूस करा जाता है, वो वाला करंट जो इलेक्ट्रिक जनरेटर में यूज होता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर में करंट ना हम प्रोड्यूस करते हैं खुद, डीजल की हेल्प से या पेट्रोल की हेल्प से उसको बर्न करके। करो बाकी मैग्नेटिज्म करवाता हूँ अगली क्लास में। हेरिडिटी, चलो हेरिडिटी कराते हैं। मेरे पेपर में हेरिडिटी आ रहा है। चलिए ठीक है। सर फ्यूजन में भी तो 1 से 2 डिवाइड होता है और फिर वो अपने पे ग्रो होता है और